हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई, उसका एक ऑर्डर आया और जो बहस वहाँ जो हुई उस पर ऑर्डर आया, और जो कुछ भी बहस वहाँ हुई हर व्यक्ति ने अपने अपने हिसाब से उसको प्रतिपादित कर लिया। अचंभे तो मैं तब था जब जानकार लोग भी इससे भ्रमित हो गए और अपने अपने ऑब्जर्वेशन की बाढ़ आ गई। यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, पता नहीं फेसबुक पर, कहाँ कहाँ पर सब सलाह देने लगे। एक्यूरेट पॉइंट क्या है किसी ने नहीं पकड़ा। थोड़ी बहुत जानकारी मेरे वीडियो देख देख कर जो जानकारी हो गई है उससे आप कोई भी एक्सप्लेनेशन, इंटरप्रिटेशन दूसरे को नहीं बता सकते हो। ये जो बाढ़ आई हुई है ना, इसका कोई सेंस नहीं है। अपने अपने इंटरप्रिटेशन दिए जा रहे हैं। ये सारे इंटरप्रिटेशन ऑलरेडी चंडीगढ़ हाई कोर्ट में लग चुके हैं। और मैं तो असम में तब था कि बहुत से ने चंडीगढ़ हाई कोर्ट का फैसला पढ़ा नहीं है और बिना पढ़े हुए अपने कमेंट्स लगा रहे हैं कि उनके क्या अर्थ निकलते क्या नहीं निकलते। मैंने फिर दोबारा माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो लिया है और मैं बताऊंगा कहां पर प्रॉब्लम हो रही है। कोर्ट ने 4-5 बातें कही हैं और हम क्लियर करना चाहेंगे उनको, जिससे कि आप अपना ऑब्जर्वेशन दो तो भैया सही तरीके से दो, सही समझो उस चीज को। नहीं समझ में आ रही है तो मत दो, वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। पहला का, वी हैव हर्ड मिस्टर ध्रुव मेहता, लर्निंग सीनियर काउंसिल, अपीयरिंग फॉर द रेस्पोंडेंट इंडियन बैंक्स as एट लेंथ। इसके कोई मतलब निकलते हैं, यानी लगभग इनका आर्गुमेंट खत्म हो चुका है। एट लेंथ बेटे ने जज ने सुना है। अब जब एट लेंथ सुना है तो उसमें से क्या क्या चीजें निकल करके आई, और हमारे जो वकील हैं उनके लिए नहीं कहा एट लेंथ, क्योंकि उनका भी नंबर आएगा। अब मैं यह बता देता हूं, कई प्रकार के कमेंट्स आ रहे लोगों के, और मतलब एक प्रकार का कटाक्ष अपने ही वकील पर मारते चले जा रहे हैं, जैसे मानो यही लोग वहां बैठे हुए बहस कर रहे हो। ये चाहते थे कि ध्रुव मेहता जी वहां बोल रहे थे, बीच बीच में बोल, इनको टोकना चाहिए था, बोलना चाहिए था। भैया ये प्रोसीजर नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में आप एक कागज भी देते हो, एक वर्ड भी बोलते हो तो यू विल हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द जज। एक बार मनीष जी खड़े भी हुए थे, कोर्ट ने बिठा दिया था, बेंच ने कहा बैठिए, उनको बोलने दीजिए। ये सिस्टम है वहां का। जो कुछ पॉइंट अपोजिट के वकील ने रखे हैं उसका जवाब 12 तारीख को हमारे वकील देंगे। लंडन काउंसिल अपीयरिंग फॉर द रेस्पोंडेंट पंजाब नेशनल बैंक seeks time to file additional affidavit along with additional documents elaborating upon the issue raised in the court। अब दो चीजें यहां पर, एडिशनल एफिडेविट और एडिशनल डॉक्यूमेंट। ये क्या चीजें हैं? शायद में किसी की समझ में आया भी नहीं होगा। ये है क्या? एडिशनल एफिडेविट क्या है और एडिशनल डॉक्यूमेंट क्या है, इन दोनों को समझना है, तब आप समझ पाओगे वहां हुआ क्या था। आपको पता है कि जो आर्गुमेंट हो रहा था उसकी कॉपी एक जज के पास भी होती है। उसमें कहीं लिखा था न्यूट्रलाइजेशन ऑफ डीए, जिसको कोर्ट ने समझा मर्जर ऑफ डीए। जब उसमें बहस हुई तो अपोजिट के एडवोकेट ने यह कहा साहब कि इसका एक्सप्लेनेशन ऑन एफिडेविट हम बैंक से लेंगे। ये एडिशनल एफिडेविट उस चीज का है कि न्यूट्रलाइजेशन ऑफ डीए का क्या मतलब होता है। दूसरा, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगे कोर्ट ने 7वें बेस सेटलमेंट से लेकर के 12वें बेस सेटलमेंट तक, जो डीए मर्जर किया है आपने सर्विंग एम्प्लॉइज का, उनका आप डॉक्यूमेंट दें और साथ में उसके एक्सट्रैक्ट भी। हालांकि पूरा का पूरा बाईपार्टेट लगाने की जरूरत नहीं है, ये आगे आएगा। बीच में क्या आया? द रेस्पोंडेंट शैल इन पर्टिकुलर रेस्पॉन्ड टू द सबमिशन। अब और रेस्पोंडेंट से क्या बात कही? Submission advanced by learned senior counsel appearing for the petitioners that the updation provided under clause 35(1) of the 995 regulations as amended 2002 would apply across the board to all employees and that such updation has not been extended while computing the pension payable to the retired employee on an। ये बीच में घुसा दिया एडिशनल एफिडेविट, एडिशनल डॉक्यूमेंट, ये मांगे आपके रेस्पोंडेंट के वकील से।
साथ में यह भी कहा कि जो पिटीशनर के वकील कह रहे हैं कि जो 35 बने वो सब पर लागू होता है, उसके अनुसार पेंशन काउंट, इस पर भी आप जवाब दो, रेस्पॉन्ड करेंगे। तीसरी बात, उसके बाद फिर लौट करके आते हैं, द एडिशनल एफिडेविट shall also contain the 7th bipartite settlement onward up to the 12th bipartite settlement, particularly in relation to the merger of dearness allowance for the purpose of calculating pension along with the corresponding joint. एफिडेविट में यह भी मांगा है इन्होंने, एफिडेविट से मांगा है, डॉक्यूमेंट में नहीं मांगा है, इसलिए झूठ नहीं बोल सकते। एडिशनल एफिडेविट के साथ में आपका 7वें बेस सेटलमेंट से लेकर के 12वें बेस सेटलमेंट तक सर्विंग एम्प्लॉयज का आपने कितना डियरनेस अलाउंस उसमें मर्ज किया है पेंशन बेसिक पे में, वो भी बताएं। अब शायद बात समझ में आ गई होगी आपके। एडिशनल एफिडेविट, एडिशनल डॉक्यूमेंट तो होंगे, एडिशनल एफिडेविट में मांगा है उन्होंने एफिडेविट दो डीए न्यूट्रलाइजेशन का, और साथ में आप 7वें बेस सेटलमेंट से लेकर के 12वें बेस सेटलमेंट तक जो डीए मर्जर किया है एम्प्लॉयज का सर्विंग का, वो भी इसमें दो। द एडिशनल एफिडेविट शैल ऑल्सो कंटेन द 7th bipartite settlement onward up to the 12th bipartite settlement, particularly in relation to the merger of डीए। अब ये सेटलमेंट किसका है? ये सेटलमेंट है आपके सर्विंग एम्प्लॉयज का, ये जरूरत नहीं है लिखने की। और उस सेटलमेंट में कितना मर्जर डीए किया है आपने। कोई श्रीमान जी कह रहे थे मेरे से, नहीं 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 वो तो क्या नाम है 1/1/1986 से लेके 1983 तक है, और क्या नाम है उसके बाद 1/1/1992 से लेकर के उस पीरियड के लिए। कहाँ लिखा है इसमें भाई? कोर्ट बड़ा स्पष्ट आदेश दे रहा है कि एडिशनल एफिडेविट जो आप देने जा रहे हो और आपने जो डीए मर्जर किया है सेटलमेंट्स में, उसको आप रिलेटेड टू द मर्जर ऑफ डियरनेस अलाउंस के पर्टिकुलर कितना डीए मर्ज किया है उसका आप लिख करके दो, कितने इतना डीए मर्ज किया है, 7 में इतना किया, 8 में इतना किया, 9 में इतना किया, 10 में इतना किया, 11 में इतना किया और 12 में इतना किया। ये मांगा है कोर्ट ने। ये कहाँ मांगा है भाई? के मतलब क्या नाम है, केवल और केवल एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए मांगा हुआ है। मतलब पढ़ना नहीं आता चीजों को। इसका मतलब ये हो गया कि 7वें बेस सेटलमेंट से लेकर 12वें बेस सेटलमेंट कितना कितना डीए मर्ज हुआ है, और ये मर्ज हुआ है, ये भी एक अपडेशन का पार्ट है। ये इंक्रीज दे या न दे, कोर्ट ये मान के चल रहा है कि डीए का मर्ज होना जरूरी है जब जब आपका सेटलमेंट होता है, इसलिए फिगर ले रहा है कोर्ट। और इतना ही नहीं, ये तो एफिडेविट दोगे साथ में उसके सर्टिफाइड कॉपी एक्सट्रैक्ट भी लगाओगे, रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ द अफोरसेड बाइपार्टाइट सेटलमेंट। 7वें बेस सेटलमेंट से लेकर के 12वें बेस सेटलमेंट तक के जितने भी आपके जो हुए सेटलमेंट, उनके एक्सट्रैक्ट भी लगाओगे। उस एक्सट्रैक्ट में क्या होगा कि इतना मर्जर किया, इतना मर्जर किया, इतना, वो सपोर्टिंग चाहिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। एंड इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू फाइल एंटायर, और ये जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा सेटलमेंट ही लगा दो। विच शैल बी केप्ट अवेलेबल, लेकिन रहेगा वहां सेटलमेंट, वहां रहेगा। दोस्तों इतना साफ सुथरा लिखा हुआ है, पढ़ना नहीं आता क्या? मैं तो अचंभित हूं कि बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे हुए लोग इस हल्के से ऑर्डर को नहीं समझ पा रहे हैं और एक अफवाह फैला रहे हैं। बड़ा स्पष्ट आदेश है कोर्ट का, बहुत स्पष्ट आदेश। एडिशनल एफिडेविट होगा, डीए न्यूट्रलाइजेशन जो लिखा था उसका तो होगा ही साथ में। 7वें बेस सेटलमेंट से लेकर 12वें बेस सेटलमेंट तक कितना डीए आपने मर्जर किया है उसका रिकॉर्ड उसमें मेंशन होगा। और सेटलमेंट जो होता है बाइपार्ट सेटलमेंट, वो सर्विंग एम्प्लॉयज के लिए होता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि सर्विंग को एम्प्लॉयज को आपने कितना डीए मर्जर किया वो हमें दो लिस्ट दो, और इतना ही कि आप डीए एफिडेविट में लिख करके दे दो। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चाहिए, एक्सट्रैक्ट सर्टिफाइड, वो भी लगाओ साथ में। रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ द अफोरसेड बाइपार्ट सेटलमेंट, एक्सट्रैक्ट चाहिए उसका। अब एक्सट्रैक्ट पूरा तो होगा नहीं, क्या करेंगे क्या नहीं, उसमें सीधी सी बात है इतना 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 मर्ज किया है, और यही नहीं साथ में एक्सट्रैक्ट दे दोगे, एडिशनल एफिडेविट दे दोगे, भैया कॉपी भी साथ में रखना, रेफरेंस की जरूरत पड़ सकती है कि आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो। और ये मैटर इन्होंने आगे के लिए कर दिया। इतना साफ सुथरा आदेश
जो पेंशनर्स के हित में है, उसको बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग उसको मिस रीडिंग कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता। इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि 1/1/1986 से लेकर के 31/10/1986 का जो अपडेशन हुआ आज तक उनका हुआ कि नहीं हुआ। नए नए कहानी बन बन के आ रही है। बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कोर्ट ने, 7वें बेस सेटलमेंट में से लेकर के 12 बेस सेटलमेंट तक आपने कब कब कितना कितना डीए मर्ज किया था। एडिशनल एफिडेविट दीजिए। इसको प्रूव करने के लिए आप वेरीफाइड एक्सट्रैक्ट लेकर के आओ, ठप्पा लगा के। और यही नहीं एक्सट्रैक्ट दे दो, साथ में वो भी रखना कॉपी, हम देखेंगे तुम गलत तो नहीं कर रहे हो। यार इतना बड़ा आदेश कोर्ट का है। और बताना चाहूंगा, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा उन लोगों से कि जिनको पूरा नॉलेज नहीं है, कृपया अपने ऑब्जर्वेशन न दें। और ये जो चीजें ऊपर ऊपर की जो बता रहे हैं, ये ऑलरेडी पहले बहुत हो चुकी हैं। यह मामला दूसरा फंसा हुआ है। और ये जो फैसला है, ये जो डीए मर्जर वाला, ये आपका होके रहेगा, इसको कोई रोक कर नहीं। कोर्ट हैज टेकन ए डिसीजन हो गया और ये ऑर्डर का पार्ट बन चुका है। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।